हेलो निखिल सर, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू। लास्ट टाइम हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन करा था, हम्म। तो मैंने सोचा लास्ट टाइम हमारा एक टॉपिक रह गया था म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अच्छा, ठीक है, तो जहाँ हमने एंड किया था। हाँ, तो आज उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक छोटी सी चीज़ सबको क्लियर करो कि प्रॉपर्टी बहुत टाइम से है, हम्म, गोल्ड बहुत टाइम से है, हम्म। एफडीज भी काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं। बट ये म्यूचुअल फंड कहाँ से आया, इसका बेसिकली ओरिजिन क्या है? म्यूचुअल फंड बेसिकली एज अ प्रोडक्ट, हम्म। अगर आप बात करें कि ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन तो हुआ 1963 में बाय यूटीआई। ठीक है। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हम्म। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहावत हम लोग को टाइम से मतलब बहुत पुरानी चली आ रही है। अब जब मैं मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में जब मैंने एंटर किया था, तो तब हम लोग तब सुनते थे कि अगर हिंदुस्तान को इन्वेस्टमेंट की परिभाषा अगर किसी ने सिखाई है तो वो है यूटीआई। ड्यूटी। जैसे होता था, ये कोट है। हाँ। अब इसमें होता क्या है कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका समझ लीजिए आप। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना सब चाहते हैं। हाँ। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करूँ, जो भी आपने प्रॉपर्टी की बात करी, आपने हम्म। बाकी की बात करी, तो होता क्या है, चार तरीके के एसेट क्लास होते हैं। ठीक है। ठीक है, एसेट क्लास से आप समझ रहे होगे, एसेट। ठीक है, हम्म। एसेट मतलब जहाँ पे आप संपत्ति, मतलब आपके पास कोई संपत्ति है, या फिर वो ऐसे एसेट क्लास, हाँ, ऐसी जगह है जहाँ पे आप संपत्ति बना सकते हैं। बना सकते तो बनाएंगे कैसे? जब हम उसमें इन्वेस्ट हैं। करेंगे, हम उसमें कुछ अपना कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे। हम्म। तो चार तरीके के एसेट क्लास होते हैं। पहला हो गया आपका, जैसे आपने बोला, रियल एस्टेट। ठीक है, हम्म। प्रॉपर्टी। सेकंड आप कमोडिटी, जिसमें आपका मेनली, अगर टॉकिंग अबाउट गोल्ड। गोल्ड। ठीक है, जो मेजर कंपोनेंट है हाँ। इन्वेस्टमेंट टूल के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो। एंड द थर्ड वन इज डेट, जहाँ पे आपको फिक्स इनकम मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड, एफडीज एंड हम्म। अदर थिंग्स। एंड द फोर्थ वन इज, यू कैन से कि इक्विटी। अब हम्म। इक्विटी स्टॉक मार्केट है ना, हाँ। शेयर्स। शेयर्स। तो शेयर्स में होता क्या है कि आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आप देखो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई शेयर्स में इन्वेस्ट करना है कि मुझे गोल्ड में करना है, कि मुझे रियल एस्टेट में करना है, हम्म। ठीक है, या फिर मुझे डेट में करना है। तो देखो, चारों एसेट क्लास को हम कंपेयर जब करने बैठते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हम ये गलती कर रहे होते हैं। पर ऐसा क्यों? अरे ओके, ऐसा ऐसा इसलिए कि देखो, अगर चारों एसेट क्लास बने हैं तो किसी वजह से बने होंगे, हम्म। है ना। हाँ। अब आपकी एज क्या है? इन ट्वेंटीज, अंडर 30 हो। राइट। ठीक है, आपके लिए आज से अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अभी आपके पास बहुत टाइम है टाइम। इनकम करने का, क्योंकि आप अर्न कर रहे हो। हम्म। ठीक है, आपकी अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट टूल्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, मतलब एसेट क्लास। हम्म। ठीक है, अभी आपने अपनी खुद की कोई वेल्थ बनाई नहीं है, यू जस्ट पास्ड आउट। ठीक है, हाँ। फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्ट जॉब। तो अभी आपके पास, अगर मैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि मैं अगर अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्या, तो तो आपके पास अभी कोई बड़ा बड़ा पैसा तो बनाया नहीं है, बड़ी नहीं। सेविंग है नहीं। हम्म। ठीक है, तो आप कहाँ जाओगे? कोई एक दूसरा इन्वेस्टर है, जो कि अगर हम बात करते हैं कि ठीक है, वो 40s में है, 45 में है, ऐसी एज में है। ठीक है, मोर देन 35 यू कैन से। तो उसने कुछ टाइम तक 10 साल 15 साल पैसा बनाया है, हम्म। तो उसके पास कुछ पैसा जुड़ा हुआ होगा, और उसकी कुछ एक इनकम होगी, जैसे और वो उसके पास, और क्योंकि हम जब रिटायरमेंट तक की बात करते हैं अर्निंग की, तो 60 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 60 की बात कर रहे हैं, तो 60 माइनस हिज और हर एज, तो जितना उसके पास टेन्योर बचा है टू अर्न मनी, वट एवर द सोर्स देयर, तो उस उतने टाइम के लिए वो किस एसेट क्लास में जा सकता है। ठीक है। ठीक है, थर्ड वन इज की लाइक, जो ऑलरेडी अभी जस्ट रिटायर हुआ है, हम्म। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिटायरमेंट तक पूरी जॉब करी, पैसा बनाया, सेव किया, वेल्थ बनाई। हम्म। तो उनके लिए क्या है? सर, पर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे कि हम देखते हैं कि इक्विटी में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनते हैं एंड कंसिस्टेंट बेसिस पे बनते हैं, तो फिर हम सभी को ये क्यों नहीं कहते कि सभी इक्विटी में पैसा लगाएं?
मैं भी आपको वही तो क्लियर कर रहा था। अच्छा। हाँ, और क्या, अब ये चीज देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट इतना इजी नहीं है कि मैंने कि अगर मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा तो वो तो ऊपर ऊपर की बात हो गई। वो तो फिर ठीक है कि हम देखो एक सीधा सीधा बता देना कि पैरासीटामोल ले लो, हाँ। बुखार उतर जाएगा है ना। पर भाई ऐसा नहीं है, बुखार भी तो कई तरीके का है। मलेरिया का बुखार थोड़ी पैरासीटामोल से उतरता है। नहीं उतरता। तो बात यह है कि हमें जड़ पता होनी चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा जस्ट वही कंसर्न था कि आपकी एज में जो सिनारियोज हैं वो डिफरेंट है। 60 की एज के सिनारियोज डिफरेंट है, उसकी इनकम डिफरेंट थी, ठीक है, उसके पास वेल्थ है। 40s वाले की इनकम डिफरेंट है, बट ऑब्वियस है अगर मैं नॉर्मल केस उठाता हूँ कि तो आपसे उनकी इनकम ज़्यादा होगी, ज़्यादा है। क्योंकि उनका टेन्योर लंबा हो चुका है, उनके इंक्रीमेंट्स उसमें ऐड हो चुके हैं, एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है ना। हाँ। उनके गोल्स डिफरेंट हैं, आपके गोल डिफरेंट हैं। तो ऐसे ही एसेट क्लास अलग अलग तरीके के बने हुए हैं, उसमें अलग अलग तरीके के पॉकेट साइज वाले, अलग अलग एज ग्रुप वाले, अलग अलग गोल जिनके हैं, ठीक है, किसका गोल कितनी दूर है, ठीक है, उसका उन सामने वाले का रिस्क एपिटाइट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कि रियल एस्टेट से हमने स्टार्ट किया। इफ आई आस्क यू कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, एक 50 लाख की प्रॉपर्टी है, व्हाट यू विल से? यू विल से अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, नहीं कर पाऊंगा। 50 लाख हाँ 50 लाख होते हाँ। तो क्या बात थी, सही है। है ना। तो 50 लाख है ही नहीं। अब रियल एस्टेट मैं, बिकॉज वी आर सिटिंग इन दिल्ली एनसीआर, हाँ तो मैं इससे कम की क्या बात करूं, सही है ना। तो अब आप कहोगे यार जब उतना पैसा है नहीं तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। आपके लिए वो जो इन्वेस्टमेंट का एक टूल है वो अभी आपके लिए है ही नहीं है, ठीक। सेकंड आ जाते हैं हम कमोडिटी गोल्ड वगैरह पे, ठीक है। अगेन मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूँ, तो आप कहेंगे कि ठीक है मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। अगेन आप कितना इन्वेस्ट करोगे, आपकी एक सर्टेन सैलरी है 50,000 60,000 70,000, ठीक है, उसमें से आप हर महीने कितना कितना पार्ट जोड़ सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई बना हुआ पैसा तो है नहीं। गोल्ड का रेट तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत महंगा है सर। ठीक है। तो अगेन आपकी पॉकेट के बाहर हो गया, ठीक। अब मैं कहता हूँ डेट में इन्वेस्ट करो, 7% 6 to 8% के रिटर्न है जो वेरी करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग है, क्योंकि कुछ एनसीडी वगैरह भी मार्केट में है जिनके 8 से 10% तक के रिटर्न है। हाँ तो खैर मैं एक एवरेज पकड़ता हूँ 7-8% का अगर रिटर्न आपको मिलता है, तो आप कहोगे 7-8% क्या करूंगा कमा के। मैं तो आपसे पहला क्वेश्चन ही मेरा इक्विटी था। इक्विटी था। क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न हाई है। अच्छा, डेट में भी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी आपके लिए, उसमें भी आपको लमसम अमाउंट चाहिए। हाँ। अब आप 5,000 10,000 रुपए लगा के आप क्या इंटरेस्ट उसमें अर्न करेंगे, कुछ भी नहीं, है ना। और रेगुलर बेसिस पे कैसे क्या करेंगे। तो वो आप कह रहे हो कि मुझे एक ऐसा टूल चाहिए जहां पे मैं छोटा छोटा पैसा लगाऊं, ठीक है, और उस पैसे को फिर मैं आगे चल के बड़ा बनाऊं और मुझे रिटर्न बहुत अच्छा मिले, तो आपके लिए इक्विटी बचा। सर जैसे कि आजकल मैं एक चीज़ बहुत पढ़ रहा था कि सही इन्वेस्टमेंट चॉइस वो होती है जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर दे एज वेल एज जीडीपी से भी आगे ग्रो करे। तो इस पे आप थोड़ा सा बताएंगे मेरे को। मैं आपको बिल्कुल वही बताऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। यहाँ पे बात आपने जब स्टार्ट करी कि म्यूचुअल फंड है क्या, ओरिजिन क्या है, तो बात ये है कि आप कभी भी अगर देखेंगे तो मैं आपको जो बता रहा था कि आपको इक्विटी में इंटरेस्ट आया, क्यों आया, क्योंकि उसका रिटर्न हाई है, ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एक एक करके फटाफट बता देता हूँ। प्रॉपर्टी, ठीक, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट जिसको आप कहते हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा सेकंड चीज़ आ जाती है कि जब आप उसको सेल करते हैं तो आपको बायर सर्च करना पड़ता है, लिक्विडिटी का एक इशू है। 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 70 लाख में बेचने जा रहे हो, रेट बढ़ गया तो क्या होगा, आपको 70 लाख का ग्राहक चाहिए। 70 लाख वाले कितने ग्राहक हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो आपको वहां पे, अच्छा आप जब बेचने जाओगे तो आपको क्या आपका भाव मिलेगा या नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आपको पैसे की जरूरत ही 10 लाख रुपए की है, अब बेचनी पूरी 70 लाख की प्रॉपर्टी पड़ गई है। ये तो सर बहुत दिक्कत है। ये एक दिक्कत है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड उस पे कि ठीक है गोल्ड, आपने सपोज करता हूँ ठीक है आपके पास पैसा था,
और आपने गोल्ड खरीद लिया, फिजिकल ले लिया या ले लिया, आप फिजिकल लेके बैठे हुए फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस। हाँ। आई एम नॉट आस्किंग यू आर डूइंग ट्रेडिंग इन कमोडिटी मार्केट, हाँ। बिकॉज दैट इज ट्रेडिंग, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो किसी ETF फंड में, या तो आप कर रहे हो गोल्ड ETF वगैरह में कर रहे हो, दैट इट इज ओके, ठीक है। अगेन वहाँ पे आपको बड़ा पैसा चाहिए था, वहाँ पे तो आपको फिर भी लिक्विडिटी मिल जाएगी टू सेल। बट इफ यू हैव अ फिजिकल गोल्ड दैट व्हाट, पहली बात तो आपको उसकी सुरक्षा के लिए पहरेदार चाहिए, मतलब कि आपको लॉकर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लॉकर आपने लिया तो लॉकर की कॉस्ट आ गई, तो वो कहाँ से कटेगी, आपके रिटर्न में से कटेगी। रिटर्न में से। अब अगर मैं पिछले 15-20 साल का डेटा उठाता हूँ और वहां से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो उसका जो रिटर्न है गोल्ड का, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है। कम, सही है, ठीक है। अब आप जब उसे बेचने जाएंगे तो अगेन वही इशू है कि आपको लोकल मार्केट में सेल करना पड़ेगा, आपको एक्चुअली रेट नहीं पता, आपके संग रेट में इधर उधर हो भी सकता है, करते ही हैं सर लोकल ज्वेलर्स करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि आपने वो भाई सबसे इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ है रियल एस्टेट, और इसमें आपको टैक्सेशन, जब आप सेल करेंगे जो प्रॉफिट है उस पर टैक्सेशन, ठीक है। अभी जो टैक्सेशन जो बदल भी गया है उसके हिसाब से भी अगर देखें तो रियल एस्टेट में पहले हमें भले ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था, ठीक है, अब वो हटके अभी क्या है कि आपके एक्चुअल इनकम पे आ जाएगा। अब उसमें भी चलो आपको LTCG देना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट रियल एस्टेट के मैटर में LTCG 2 साल के बाद एप्लीकेबल होता है। गोल्ड के केस में अगर आपका फिजिकल गोल्ड है और आपने उसको सेल किया तो वो आपके नॉर्मल आपके टैक्स स्लैब पे आ जाएगा। डेट में हम आ जाते हैं, तो डेट में क्या होगा कि जो भी आपने डेट लिया, उस मतलब डेट प्रोडक्ट लिया, उस डेट प्रोडक्ट पे आपको क्या हुआ, इंटरेस्ट जनरेट हुआ। इंटरेस्ट जनरेट इज योर इनकम। तो अगेन जो आपके इनकम स्लैब है अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सर जैसे कि मैं थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड मेरे फैमिली वाले भी करते हैं, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ चेक करी कि वहाँ पे मैं रियल एस्टेट के फंड्स में भी पैसा लगा पा रहा हूँ, गोल्ड के ETFs में भी पैसा लगा पा रहा हूँ, एंड डेब्ट का भी ऑप्शन है मेरे पास, वहाँ पे इक्विटी का भी है। तो मैं डायरेक्टली इन चीज़ों को ना परचेज करके मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू क्यों करूँ? नहीं क्यों करूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको उससे पहले ले चलता हूं। आपने क्वेश्चन पूछ लिया मेरा, एक उसमें आपको एक आंसर जो था फाइनल वो दे गया। हाँ। कि यहाँ सबको करने के बाद क्या हुआ कि आपको ये समझ आ रहा है कि ठीक है, इक्विटी इज द थिंग वेयर आई कैन इन्वेस्ट, ठीक है। अब मैं छोटा पैसा भी लगा सकता हूँ, मैं बड़ा पैसा भी लगा सकता हूँ, मेरे पास जितना है मैं उतना लगा सकता हूँ। टाइम मैं मंथली लगा सकता हूँ, वीकली लगा सकता हूँ, डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, छोटा जितना भी कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज अगेन कि आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, छोटा पैसा लगाओगे कम कंपनियों के स्टॉक बाय कर पाओगे, राइट, ठीक है, तो पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। अगेन मेजर थिंग इज फाइनेंशियल लिटरेसी। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मुझे अपना पैसा लगाना कहाँ है, मतलब पहले तो एसेट क्लास ढूंढो, फिर गोल्ड ढूंढो, फिर ये हो गया कि जहां मैं मान लीजिए गोल्ड भी मिल गया और एसेट क्लास भी मिल गया कि इक्विटी में लगाना है, किस कंपनी में लगाना है, आपने लगा दिया टाटा स्टील में, ठीक है, आप अपनी नॉलेज से या बगल वाले ने कहा, दोस्त ने कहा, किसी ने कहा, और चल गया जिंदल स्टील, टाटा मोटर भाग गया, बहुत बार होता है, या इन्फोसिस चल गया। अब आप कह रहे हो कि जो मैंने लिया वो नहीं चला, दूसरा चल गया, तो एक काम करो, इसको काटो उसको पकड़ो, तो इसको काटो उसको पकड़ो, ये करते करते क्या हुआ, पूरा पैसा आप लूज कर गए या जितना भी कर गए, आप डिमोटिवेट हो गए, आपने मार्केट को गलत साबित कर दिया, है ना। यस, जबकि ऐसा तो है नहीं। बहुत लोग बोलते भी हैं कि सट्टा है, खुल के कहते हैं लोग कि ये तो जुआ है भाई, बन गया तो बन गया। कुछ लोगों का तो बिलीव, डिफरेंट टाइप ऑफ बिलीवर्स कि मार्केट में जाएंगे अगले ही दिन बहुत पैसा बना लेंगे, है ना। ऐसा है नहीं। सबसे पहले हमने मार्केट को समझा नहीं, हमने उसकी नॉलेज नहीं ली, हमें कंपनी के बारे में नहीं पता कि उसकी अर्निंग्स क्या है, बिकॉज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन सम कंपनी यू आर टेकिंग द ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी, जितने भी परसेंट आप उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो आपको उस कंपनी में फेथ होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइम आपने क्या उसके बारे में पढ़ा, नहीं, हमें नॉलेज नहीं थी, तो हम यहाँ पे लैग कर गए। यहाँ पे आया कोई, उसने कहा एक काम करो कि मैं एक ऐसा फंड लेके आया हूँ जहाँ पे आप सब लोग जिनके पास भी, या तो किसी के पास ये सारी समस्याएं हैं कि पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है,
रिस्क का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि ठीक है ये कुछ है बट कोई एक चीज की कमी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। नॉलेज बहुत है, पढ़ सकता हूँ, पढ़ लेता हूँ, पर मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ट्रैक नहीं कर सकता, है ना। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे डालूं। तो इन सब चीजों के लिए किसी ने एक फंड बना दिया। उन्होंने कहा मुझे फंड दो, मैं सर्टिफाइड पर्सन हूँ, फंड मैनेजर हूँ, ठीक है। मेरे साथ में एक नाम जुड़ा हुआ है, बड़ी एक एएमसी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक। तो आपका पैसा सुरक्षित है, ठीक। आप सुरक्षित इन द सेंस, इट डजंट मीन कि आपका कैपिटल सेफ है, इट्स अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट सुरक्षित से मतलब कि आपके साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी इज देयर। जैसे प्रॉपर्टी में बहुत धोखा हो जाता है, हाँ होने को ठीक है, होता है, बट आज की डेट में बहुत सारे रूल्स वहां भी आ गए हैं, रेगुलेटेड हो रहा है धीरे धीरे चीजें। तो ये मार्केट बहुत रेगुलेटेड है ऑलरेडी। हाँ। तो आपने एक फंड मैनेजर को पैसा दिया, फंड मैनेजर आप जैसे बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, उसके पास बहुत सारा बड़ा पैसा आ गया, ठीक है। उसका 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपए है। वो जाएगा मार्केट में अच्छे से शॉपिंग करेगा ना। हाँ। फिर तो वो सब तरीके के, बहुत सारे तरीके के स्टॉक्स खरीदेगा, हर सेक्टर के लेगा, अच्छी अच्छी कंपनियां, उसके बाद पूरी टीम है रिसर्च करने के लिए। दे नो बेटर देन अस। वो दिन भर मार्केट में यही कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट से मिल रहे हैं, उनको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पता है, उन्हें अर्निंग्स पता है, उन्हें बहुत सारी चीजें उनके पास क्लियर है। सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, जैसे आपने बताया 1000 करोड़ 2000 करोड़ के कैपिटल पे वो स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट कर सकते हैं स्टॉक्स को? नहीं नहीं नहीं, मैनिपुलेटिंग नहीं होती। मैनिपुलेट कैसे कर लोगे, ये सब अप्रूवल बेसिस पे होता है। एक एक चीज सेबी की निगाह से गुजरती है कि ये इतना इन्वेस्टमेंट आने वाला है, इतना परसेंट स्टेक लेना है। दे विल आस्क द कंपनी एंड द सेबी कि हम इसमें इतनी बाइंग करने जा रहे हैं, इतनी सेलिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, सब कुछ रेगुलेटेड है, डोंट वरी। तो होता क्या है कि जो भी पैसा है उसको उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, एक बढ़िया पोर्टफोलियो डिजाइन किया, एंड दे आर रनिंग दैट पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। तो आपका पैसा बना के आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है कि बाजार से आपको जो रिटर्न चाहिए था, ठीक है, डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करके, उसका जरिया उन्होंने निकाला म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअली एक फंड बनाते हैं एंड वी विल इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ। ओके। तो ठीक है, बट ऑब्वियस है वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको आता है, वो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन जब हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली और बाय द म्यूचुअल फंड, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा टाइम होराइजन क्या है, हाँ, हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है। अलग अलग तरीके की स्कीम है। इफ लाइक आप 60 के हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। यहाँ पे मैं आपका सेकंड क्वेश्चन उठाता हूँ, ओके, कि मैं ये कैसे कर सकता हूं कि ठीक है, आपने कहा मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे गोल्ड में भी करना है, मुझे इक्विटी में भी करना है, मुझे इसमें भी करना, तो ठीक है ना, आप कर सकते हो ना। क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है हर तरीके की स्कीम लॉन्च करता है कि अगर आप इफ यू वांट टू इन्वेस्ट ओनली इन लार्ज कैप कंपनीज तो यू कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल, all three you can invest in multi cap। emerging market, emerging companies के funds are available, sectoral are available, sector wise जा सकते हो। आपको फार्मा अच्छा लग रहा है, फार्मा फंड ले लो, ऑटो अच्छा लग रहा है, ऑटो इंडेक्स फंड ले लो। जैसे कोरोना के टाइम पे देखा था कि सिर्फ मेडिकल सेक्टर के फंड्स, केमिकल्स चल रहा था, ये था। तो आप जब वही चीज करने जब स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली जाते हैं तो रिस्क आपका हाई हो जाता है यहाँ पर, कि अगर मान लो मैं केमिकल के शेयर्स खरीदने गया तो मुझे यही नहीं पता कि एक्चुअली कौन सा केमिकल यूज का होता है। हाँ सही है, जिसकी डिमांड मार्केट में है भी कि नहीं पता लगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इतना तो खैर मैं भी अभी कंफ्यूज हो जाऊंगा कौन सा केमिकल किस में यूज होता है। तो मैं खरीदने कुछ गया था, मुझे बस इतना दिख रहा है केमिकल कंपनी है, क्या बनाती है। सही है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है आपकी इंडिविजुअल नॉलेज में, और एक फंड मैनेजर और उसकी जो एक बड़ी टीम है जो कि इसके लिए ऑलरेडी दे आर प्रोफेशनल्स, तो उनकी थिंकिंग अलग है, उनकी रिसर्च डिफरेंट है, वो आपका फंड अच्छे से मैनेज करते हैं। तो अगर आपको सारे एसेट क्लास में एक बार इन्वेस्ट करना है आप वो भी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड कि आप अलग अलग एसेट क्लास में अलग अलग इन्वेस्ट करें। सर तो इस तरीके को हम ये कह सकते हैं कि अपनी एज के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 100%। एज एंड पॉकेट साइज ऑलवेज मैटर। रीजन कि आप
50 के, हम्म और आप कह रहे हो कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी मार्केट पे है। हम्म अरे आप 10 साल बाद रिटायर होने वाले हो, रिटायर आप इतनी वॉलेटिलिटी कैसे झेलोगे? उस टाइम पे जरूरत भी नहीं होती झेलने की। क्या करना आप, क्योंकि आपका माइंडसेट शायद मतलब आपको अलाउ नहीं कर रहा होगा कि आप इतना पेन लेंगे मार्केट का, कि आज मार्केट क्या है, गिर गया, बढ़ गया मेरा। तो आप वहाँ पे चाहते हो मुझे स्टेबल ग्रोथ मिले। हाँ ठीक है, आपका कुछ पोर्शन इक्विटी में होना चाहिए, बट मेजर पोर्शन जो है वो आपका डेट में होना चाहिए। तो ऐसे ही आपका जो है, आप 60 के हो जाते हो, ठीक है, आप 60 के हो, आप रिटायर हो गए। अब आपको इनकम तो जनरेट कर नहीं रहे हो, यू आर नॉट अर्निंग। आपके पास अच्छी वेल्थ है, वो आपने क्रिएट कर ली थ्रू म्यूचुअल फंड और थ्रू इन्वेस्टमेंट जो भी था उसके थ्रू। अब आप क्या चाहते हो, उससे आप खेलोगे थोड़ी, सही है ना? वो तो रिस्की हो जाएगा ना। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं, वहाँ से आपको स्टेबल रिटर्न मिल जाएगा। बैलेंस फंड में जा सकते हैं, चलो थोड़ा पोर्शन भाई इक्विटी का भी हो गया, तो वहाँ पे आपकी अप्रोच बदल जाएगी। सही है। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे को बताओगे कि अब मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है, बट कौन से फंड्स में कैसे करना है, एज वगैरह मेरी क्या है, वो आपसे मेरे को डिस्कशन करना है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरीके के फंड्स में आप जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर क्योंकि करूंगा। अभी यंग एज है तो मैं थोड़ा समझ सा, रहा हूँ आपके हाँ, अंदर क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। कोई बात नहीं, हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे एंड होपफुली आगे चल के आपको अच्छा रिटर्न मिले। चलो, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बाय।